चलो गुड इवनिंग। अजीत कुमार, विकास सिंह, विनोद ठाकुर, आ गए सभी लोग। अजीत कुमार, विकास सिंह, विनोद ठाकुर, सुबो, गुड आफ्टरनून। आई एम Subendhu from Kolkata. I selected WBCS. Good. I give 25 July mains. Great. ऑप्शनल क्या था शुभेंदु जी? ऑप्शनल क्या थे? विकास सिंह, गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है, अच्छा है हिस्ट्री। आपकी तो हिस्ट्री अच्छी है, बहुत बढ़िया। तो बाकी लोग हैं इस लाइन पे या चले गए? और माई ऑप्शनल इज हिस्ट्री सर एंड बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तब तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। थैंक यू भाई विकास सर, आपको देख दिल खुश हो जाता है, धन्यवाद, थैंक यू। सौरभ मिश्रा, यस सर, ठीक है। सौरभ जी आगे। तो अब आगे बढ़ें, क्लास को आगे चलाते हैं और हम लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड पॉइंट्स बता रहे थे। लॉर्ड मिंटो सेकेंड। अर्जुन कुमार भी आ गए, गुड आफ्टरनून। तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में तमाम इंसिडेंट हमने आपको बताया। लॉर्ड मिंटो के समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में अभिनव भारत बॉम्बे में, अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगी, जैसे कि हम आपको अभी बताने वाले हैं कि अनुशीलन समिति, सिद्धार्थ शर्मा भी आ गए, गुड आफ्टरनून। तो अनुशीलन समिति बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, अभिनव भारत बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र साइड में, ये दोनों सीक्रेट सोसाइटीज थी। अपने अपने एरियाज में ये दोनों सीक्रेट सोसाइटीज क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहती थी। अब आप देखिए 1908 में एक इंसिडेंट हुआ था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। अलीपुर षड्यंत्र। शुभेंदु को पता होगा ये अलीपुर षड्यंत्र। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से अनुशीलन समिति जुड़ी हुई थी। पहले मिदनापुर में थी अनुशीलन समिति, बाद में इसका सेंटर कलकत्ता में हो गया, ढाका के पास मिदनापुर में। तो ये अलीपुर षड्यंत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। अनुशीलन समिति के द्वारा इसको अरेंज किया गया था।
बिल्कुल, किंग्सफोर्ड की हत्या इसके द्वारा किया गया था। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों क्रांतिकारी, इनको जिम्मेदारी दिया गया। 1907 में अनुशीलन समिति 1907 में अनुशीलन समिति के डायरेक्शन पर 1908 में खुदीराम बोस, अप्रैल 1908 की बात है ये घटना अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस threw a bomb at the buggy of Douglas Kingsford. डिफेम मजिस्ट्रेट था ये, डिफेम मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर। तो ये घटना अप्रैल 1908 की है। दयानंद कुमार शर्मा, गुड इवनिंग। तो अप्रैल 1908 की बात है। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने डगलस किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, इसको मारने का अटेम्प्ट किया। ये मुजफ्फरपुर का बदनाम मजिस्ट्रेट था। कई मामले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोगों को परेशान किया था। अनुशीलन समिति के अरविंदो घोष, बरेंद्र कुमार घोष, सतीश चंद्र बसु, पी मित्र जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने यह जिम्मा इन दो क्रांतिकारी युवा नेताओं को दिया। इन दोनों ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, लेकिन जिस समय ये बम फेंके इस बग्घी पर, उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि उसमें दो अंग्रेज महिलाएं थीं, यानी डगलस किंग्सफोर्ड की सिस्टर और वाइफ थीं। और इस घटना में वे दोनों इंग्लिश महिलाएं मारी गईं। खुदीराम बोस को फांसी हुई। प्रफुल्ल चाकी ने तत्काल वहीं पर ऑन द स्पॉट खुद को गोली मार लिया था। प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने सुसाइड कर लिया ऑन द स्पॉट। खुदीराम बोस को फांसी हुई और मात्र 19 वर्ष के थे ये, सबसे युवा क्रांतिकारी जिसको फांसी हुई है। तो खुदीराम बोस को 19 साल की एज में फांसी हो गई, जबकि भगत सिंह जब फांसी हुई तो 23 साल कुछ दिन के थे, और ये सबसे युवा क्रांतिकारी। अब आप देखिए, ये घटना को अंजाम देने के लिए अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर कलकत्ता के पास, वहां षड्यंत्र रचा गया। मानिक टोला अगर सुने हो, कलकत्ता में अलीपुर मानिक टोला, वहीं पर षड्यंत्र रचा गया। इसमें बरेंद्र कुमार घोष, अरविंदो घोष, सतीश चंद्र बासु, पी मित्र, तमाम नेताओं ने मिलकर योजना बनाई थी। और बाद में मानिक टोला में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेड किया। उस समय बरेंद्र कुमार घोष के घर मानिक टोला में 35 लोग उपस्थित थे। उन सभी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और इन सभी 35 लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें कई लोगों को कारावास, आजीवन फांसी, कई लोगों को कारावास की सजा हुई। शायद आप जानती हो, अरविंदो घोष ने बाद में क्रांतिकारी फील्ड बदल करके स्पिरिचुअल नेता बन गए थे।
आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। बरिंद्र कुमार के भाई अरबिंदो घोष स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए और बेटे पौंडीचेरी में इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया। पौंडीचेरी में आश्रम बना के वहीं रहने लगे। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जो बाद में आध्यात्मिक क्षेत्र में चला गया, स्पिरिचुअल फील्ड में चला गया। पहले मिलिटेंट फ्रीडम फाइटर थे, बाद में स्पिरिचुअल क्षेत्र में चला गया। तो अरबिंदो घोष थे। वैसे अरबिंदो घोष बड़े विद्वान थे। अरबिंदो घोष सिविल सेवा परीक्षा में बैठे थे, लेकिन अरबिंदो घोष सिविल सेवा परीक्षा ये भी पास नहीं कर पाए थे। बेहद विद्वान थे, स्कॉलर थे। इसके अलावा बेटे एक पॉइंट और है, अरबिंदो घोष ने यह बात कही थी कि फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, यानी स्वतंत्रता किसी देश का लाइफ लाइन है, यानी लाइफ और ब्रेथ है। तो इस तरह से इस केस में 35 लोगों को सजा सुनाई गई थी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये षड्यंत्र रचवाया और इसको मारने की योजना बनाई। तो ये और एक केस और था बेटे, एंड्रू फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर था। एंड्रू फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का। ये एंड्रू फ्रेजर को 1907 में ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास करवाया था। अनुशीलन समिति के इन नेताओं ने एक रेलगाड़ी जिसमें कि एंड्रू फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर यात्रा कर रहा था, उस ट्रेन को डिरेल कराने का प्रयास किया था, जिसमें उसको मारने का अटेम्प्ट किया गया। तो यह भी मामला था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो दो मामले होंगे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। एंड्रू फ्रेजर की ट्रेन को डिरेल कराने का प्रयास इन्होंने किया, दोषी पाए गए, और दूसरा ये मुजफ्फरपुर की बदनाम मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। यही दो केसेस थे। बिल्कुल सुबोधु जी कह रहे हैं कि ठीक है। इंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, बिल्कुल इन्होंने स्टार्ट किया था, भवानी मंदिर इन्हीं का था। माने ये सब गुप्त संस्थाएं थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाए जाते थे। चलें इससे आगे बढ़ाते हैं आपको। 1908 में 1908 में बीजी तिलक was sentenced for 6 years मांडले जेल। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल बर्मा में मांडले जेल की सजा हुई थी। बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। तो 6 साल की मांडले जेल की सजा बर्मा में बाल गंगाधर तिलक को इसी समय हुई। इनके अलावा यहां पर लाला लाजपत भी जा चुके थे मांडले जेल में। यानी जो क्रांतिकारी ज्यादा एक्टिव थे उनको मांडले जेल भेज देते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये गर्म मिजाज के नेता थे, तो इन लोगों को मांडले जेल की सजा की जाती थी बर्मा में। ये दूसरी बार गए हैं, पहली बार 18 महीने के लिए गए थे। कारण क्या है, इन्होंने केसरी पत्रिका में इन्होंने सेडिशस न्यूज छापा था। केसरी पत्रिका में इन्होंने आक्रामक समाचार छापा था। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक 1914 में छूट के आए थे। बाल गंगाधर तिलक छूटने के बाद इन्होंने ये डिमांड तेज कर दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल
6 साल रहे और 1914 में ये छूट के आए। तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे। बाल गंगाधर तिलक का देहांत 1920 में हो गया था। 1920 में इनके डेड बॉडी को कंधा दिया था अली बंधु शौकत अली ने। अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली थे। तो एक बार ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक के डेथ के बाद 1920 में किस मुस्लिम लीडर ने इनके डेड बॉडी को कंधा दिया? शौकत अली, अली बंधु थे। तो बाल गंगाधर तिलक वैसे थे तो कट्टर, लेकिन बाद में लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौते के बाद हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुई थी। इससे आगे बढ़ाते हैं आपको। 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधार कानून आया। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधार कानून आया। अब आप देखिए, ये भारत सचिव था, भारत सचिव। और मिंटो ये वाइसराय था। इनके नाम पे कानून बना है। दूसरी बात, इस कानून को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा गया है। भारतीय परिषद कानून भी कहा गया है। तो 1909 में ये कानून आया, तमाम व्यवस्थाएं किया गया, जिसमें आप जानते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स जो दिए गए थे उनके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाया गया। लेकिन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषता अगर पूछा जाए, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मेन फीचर क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था किया गया, यानी मुस्लिम सीट को रिजर्व कर दिया गया। और मुस्लिम रिजर्व सीट से केवल मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन लड़ पाएगा। पहली बार ऐसा हुआ जब आधिकारिक तौर पर फर्स्ट टाइम इंडिया में मुसलमानों की सीटें रिजर्व कर दिया। उस आरक्षित सीट से केवल और केवल मुस्लिम उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। वहां से किसी अन्य दल का मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। केवल मुस्लिम लीग का मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम कैंडिडेट ही वहां से इलेक्शन लड़ सकेगा। यानी लॉर्ड मिंटो ने शिमला में आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहसिन उल मुल्क को प्रॉमिस किया था कि आप एक पार्टी बनाइए और हम इस पार्टी को एक ऐसा अधिकार दे देंगे, बाकी पार्टियां सन्न हो जाएंगी। तो यही वह अधिकार था जिसके लिए 3 मुस्लिम लीडर शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात किए। और मिंटो ने इन तीनों को यही मंत्र दिया था जो इस कानून के अंतर्गत उनको अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर दिया। हालांकि इसमें कांग्रेस बुरा मानी, कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। कांग्रेस इसको विरोध भी किया। तो इसका मुख्य विशेषता अगर पूछा जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट है, अलग से मुसलमानों को चुनाव लड़ने की व्यवस्था।
यानी इंडिया में पहली बार मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक आधार पर इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिल गया। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा इंडिया में कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता फैलाई गई। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इंडिया में सांप्रदायिकता के बीच इसी एक्ट के द्वारा लाया गया है। मॉर्ले मिंटो सुधार कानून के द्वारा इंडिया में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया और अंत में ये जाके पाकिस्तान बनवा के छोड़ा है। यहीं से इंडिया में सांप्रदायिकता की बीज पड़ी है। ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि ऑफिशियली पहली बार इंडिया में कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता कहां से घर कर गई? मॉर्ले मिंटो सुधार कानून से। बाकी आप तो जानते हैं 1861 में पहला इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इसके बाद 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। 1891 में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया था। लेकिन ये 1909 में दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट था जिसमें काउंसिल में सुधार किया गया और इसके अलावा तमाम बातें किया गया। हाँ, इसके द्वारा एक एग्जीक्यूटिव का भी गठन किया गया, यानी 1909 के एक्ट के द्वारा वाइसरॉय की काउंसिल में एक कार्यकारी सदस्य बनाया गया था। तो तमाम बातें हैं, लेकिन ये प्रश्न मेन है, ये सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया फर्स्ट टाइम इंडिया में। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब आप देखिए 1910 में लॉर्ड मिंटो चला गया और लॉर्ड मिंटो की जगह पर लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ये वाइसरॉय बन के आया और ये 1916 तक रहा। फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड काउंसिल सत्येंद्र सिन्हा, एसपी सिन्हा, शुभेंदु कह रहे हैं कि पहली बार इंडियन को कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया। शुभेंदु जी गलत बता रहे हो ये पॉइंट। सत्येंद्र एसपी सिन्हा, सिन्हा नहीं है, एसपी सिन्हा, ये 1909 के एक्ट में नहीं था ये, बल्कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून में पहली बार दो इंडियन को वाइसरॉय की काउंसिल में सदस्य बनाया गया था। और इन दोनों इंडियंस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों का नाम है एसपी सिन्हा और शंकरन नायर। तो ये जो आप 1909 बता रहे हैं मॉर्ले मिंटो सुधार कानून में, ये 1919 होगा बेटे, ये आपको ठीक नहीं है, आप जो इसको लिखे हैं गलत है ये। 1919 में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा पहली बार वाइसरॉय की काउंसिल में दो इंडियन को अपॉइंट किया गया था और ये दोनों इंडियन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा भी दे दिया था। बहुत बार सिविल सेवा परीक्षा में प्रश्न आया है, तो सुबोध जी ये ठीक नहीं है। 1909 में मॉर्ले मिंटो में ना लगाएं, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में लगेगा ये। आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। आइए लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के बारे में अब आप देखें। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड इसी समय आया और इस समय तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के शासनकाल में तमाम इंसिडेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में बेटे फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हुआ था। तो अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड वाइसरॉय था। और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के शासनकाल में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम इंडिया आए। जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वैसे 4 दिल्ली दरबार हुए हैं बेटे। पहला दिल्ली दरबार 1877 में विक्टोरिया आई। दूसरा दिल्ली दरबार, सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में।
चौथा दिल्ली दरबार 1937 में बुलाया जाना था, लेकिन 1937 में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए 1937 का दिल्ली दरबार कैंसिल कर दिया गया था। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कौन से दिल्ली दरबार को कैंसिल कर दिया गया था, तो 1937 में दिल्ली दरबार होना था, इसको कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करके कैंसिल करवा दिया, क्योंकि नाजायज पैसा इतना ज्यादा इसमें खर्चा होता था राजा के सम्मान में या रानी के सम्मान में, कि इससे इंडिया में तमाम क्राइसिस आ जाता था। बल्कि ये कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि ये दिल्ली दरबार का पैसा उन राज्यों में खर्चा करो जहां अकाल है, महामारी है, भुखमरी है। तो कांग्रेस के विरोध के बाद इसको कैंसिल करना पड़ा था। आगे बताएंगे। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर चलते हैं। देखिए, इसके समय में 12 दिसंबर 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार, किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में, जॉर्ज फिफ्थ के सम्मान में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट दरबार था। किंग 1911 में इंडिया आया, इनके सम्मान में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और करोड़ों रुपया इनके सम्मान में भी बहाया गया। ये दिल्ली दरबार वर्तमान में अगर आप देखें तो दिल्ली में एक प्लेस है, नाम है कोरोनेशन पार्क। कोरोनेशन पार्क में हुआ था। यह दिल्ली दरबार कोरोनेशन पार्क में हुआ था। ये हमारा स्टूडियो जहां पर है, यहां से चंद कदम दूरी पर है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर ही है कोरोनेशन पार्क, बुराड़ी के पास, मुखर्जी नगर के आसपास। यही आसपास में हमारा ये स्टूडियो है जहां से आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से यहीं पर ये दरबार लगाया गया। अच्छा, इस कोरोनेशन पार्क में लॉर्ड हार्डिंग की स्टेच्यू लगी है, किंग जॉर्ज फिफ्थ की स्टेच्यू लगी हुई है, और इसके अलावा भारत सचिव की स्टेच्यू लगी हुई है। 3 स्टेच्यू हैं इसमें। बाय द वे, इस कोरोनेशन पार्क का उद्घाटन 12 दिसंबर 2011 को, कोरोनेशन पार्क का उद्घाटन इस डेट को प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह पाटिल ने किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा सिंह पाटिल ने किया था। ये कोरोनेशन पार्क का उद्घाटन इस डेट को किया गया था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय थी, क्योंकि दिल्ली 2011 में 12 दिसंबर को 100वीं वर्षगांठ मनाया था बेटे, 100वीं वर्षगांठ मनाया था। इसीलिए इस डेट को ये पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। हालांकि वैसे दिल्ली राजधानी 1912 में काम करने लगी थी, लेकिन ऑफिशियल डेट अगर पूछा जाए तो 12 दिसंबर 1911 होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली 100 साल कब मनाया, तो इसी डेट को 2011 में। दिल्ली राजधानी कब बनी? 12 दिसंबर 2011 में। इसी समय बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 में कैंसिल कर दिया गया था। असम, इसको अलग कर दिया गया था। तो इस तरह जो अभी बात को बताए थे वो यही समय है। स्वदेशी बहिष्कार मूवमेंट आके यहीं बंद हो गया था। अब आप देखिए इस दिल्ली दरबार में, इस दिल्ली दरबार में इस दिल्ली दरबार में किंग ने क्या डिक्लेयर किया? तो किंग डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया to Delhi in place of Calcutta
किंग ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया था। तो किंग ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया, लेकिन याद रखें राजधानी 1912 में बनी थी। हार्डिंग सेकेंड के साथ उसकी वाइफ थी, हार्डिंग सेकेंड के साथ वाइफ का है, मैडम मैरी है। बिल्कुल ठीक है। पति पत्नी दोनों आते थे, या पत्नी आती थी तो पति भी साथ में आता था। तो जॉर्ज पंचम उसकी वाइफ हैं, और उसके अलावा ये वाइसरॉय भी है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का भी है। तो किंग और क्वीन दोनों हैं बेटे, मैडम मैरी भी हैं और इसकी जॉर्ज पंचम भी है, और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड वाइसरॉय भी है। राजधानी चेंज किए जाने के उपलक्ष्य में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। चले इसके आगे हम आपको बढ़ाते हैं 27 दिसंबर 1911 में, इस डेट को इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कैलकाटा में हुआ था। 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो शुभेंदु बताएं कि इस अधिवेशन का कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शिवेंद्रम बताएं कांग्रेस अध्यक्ष कौन था इस समय, क्योंकि इस अधिवेशन में किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत किया गया था, और इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन गीत पहली बार गाया गया था। आर.एन. टैगोर के द्वारा रचित प्रसिद्ध सॉन्ग जनगण मन इसी समय गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष आप लोग बताएं कौन था, जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूं इसमें। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए, बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में ये गीत गाया गया जन गण मन। आर.एन. टैगोर ने रचा है, सभी को पता है ये। टैगोर द्वारा रचित जन गण मन गीत पहली बार इसी समय किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को जॉर्ज पंचम के सम्मान के लिए रचा था, और जब किंग जॉर्ज पंचम को यह गीत सुनाया गया और इसका मीनिंग बताया गया, तो कहते हैं जॉर्ज पंचम बेहद खुश हुआ और इन्हें प्रॉमिस किया कि वह नोबेल प्राइज दिलवाएगा। ऐसा कहा जाता है, फैक्ट नहीं है, कहीं लिखित में नहीं है। इनके सबसे बड़े आलोचक थे टैगोर के कुछ, एक पंजाबी राइटर थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इन्होंने टैगोर की बड़ी आलोचना किया है। और सरदार जी थे, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? खुशवंत सिंह, नाम याद आ गया। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह टैगोर के बहुत बड़े आलोचक थे। खुशवंत सिंह अब नहीं है, इनका देहांत हो गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान बेहद फेमस किताब है इनकी, और ट्रेन टू पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस जो चलती है, इस पर एक फिल्म भी बनी है। खुशवंत सिंह ने
आर एन टैगोर की आलोचना किया था। खुशवंत सिंह ने यह कहा था कि टैगोर ने इस गीत की रचना किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में रचा है, क्योंकि उसमें आर एन टैगोर ने यह कहा है कि हम भारत की जनता मन से किंग जॉर्ज पंचम की जय हो करते हैं, जो कि भारत के भाग्य विधाता है। अब इसमें किंग जॉर्ज पंचम का नाम नहीं आया है, लेकिन इस गीत का सेंस अगर आप देखें तो यही मिलता है कि जन गण मन अधिनायक जय होय। अधिनायक माने किंग, जय है भारत भाग्य विधाता। तो इस तरह से क्रिटिसाइज किसने किया था? खुशवंत सिंह ने, जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक बुक लिखा था। जो भी रहा हो, लेकिन आज यह इंडिया का नेशनल एंथम है और ये गीत इसी समय पहली बार प्रकाशित किया गया है तत्वबोधिनी पत्रिका में, तत्वबोधिनी मैगजीन में। ये पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर निकालते थे बेटे, देवेंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका है ये। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार ये गीत प्रकाशित हुआ भारत विधाता के टाइटल से। भारत विधाता यह इसका शीर्षक था, इसी टाइटल से यह गीत प्रकाशित किया गया था। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार जन गण मन किस पत्रिका में किस टाइटल से प्रकाशित किया गया है? तो पहली बार यह जन गण मन भारत विधाता के शीर्षक से तत्वबोधिनी पत्रिका में देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाला। 27 दिसंबर को गाया गया, 28 दिसंबर 1911 में यह गीत प्रकाशित किया है। और इस गीत में 4 स्टेंजा हैं बेटे, केवल पहला स्टेंजा नेशनल एंथम के रूप में लिया गया है। तो इसमें 4 स्टेंजा हैं। तो आज ये नेशनल एंथम है और इसको नेशनल एंथम के रूप में लिया गया है 24 जनवरी 1950 को। इस डेट को जन गण मन को राष्ट्रीय गीत के राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है, नेशनल एंथम के रूप में लिया गया है 24 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से एक बात और बताना है आपको, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1911 में जिस जगह पर किंग जॉर्ज पंचम लैंड किए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ, ये जहां लैंड किए थे उस जगह पर 1914 में द गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। बॉम्बे में जिस जगह किंग लैंड किया, जहां उसका जहाज रुका, उसी जगह पर गेटवे ऑफ इंडिया बना है। और इस गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट अगर पूछा जाए, इसका आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट हैं। जॉर्ज विटेट ये द गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे के आर्किटेक्ट हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है, एंट्रेंस गेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया को कहा गया है। तो इस तरह बेटे 1911 में जहां किंग जॉर्ज पंचम बॉम्बे में लैंड किया, वहीं पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया। 1914 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इसके वास्तुकार जॉर्ज पंचम हैं और इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है। कलकत्ता का आर्किटेक्ट कौन था? और कलकत्ता किन 3 शहरों के ऊपर बसा है? 3 गांव थे वैसे बेसिकली। कलकत्ता का आर्किटेक्ट शुभेंदु बताइए, कलकत्ता के हैं आप, तो आप बताइए कलकत्ता के वास्तुकार, कलकत्ता के आर्किटेक्ट कौन थे?
कलकत्ता के आर्किटेक्ट जॉब चार्नूक हैं। जॉब चार्नूक ये कलकत्ता के वास्तुकार हैं। और ये फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। फ्रेंच आर्किटेक्ट सुत्तानाटी, गोविंदपुरी, कालीकट, यही 3 प्लेस है जिस पे कलकत्ता बसाया गया है। कलकत्ता इन तीनों जगहों के नाम से, सुत्तानाटी, गोविंदपुरी, कालीकट के नाम से कलकत्ता नाम इन्होंने आर्किटेक्ट किया है इसका। बाकी दिल्ली के आर्किटेक्ट तो आपको बताए थे। दिल्ली के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। एडविन लुटियंस दिल्ली के आर्किटेक्ट। चंडीगढ़ के ली कार्बोजियर, ली कार्बोजियर चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट हैं। और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, उसके आर्किटेक्ट नेकचंद हैं। और जॉर्ज विटेट, जॉर्ज विटेट ये गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट हैं। इंडिया गेट के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर हैं। हर्बर्ट बेकर पार्लियामेंट के डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं। चलें इससे आगे बढ़ते हैं। तो जॉर्ज पंचम इंडिया में लगभग कितने दिन बिताया? 15 आसपास दिन बिताए हैं। निशांत कुमार कह रहे हैं सर जनगण सॉन्ग इंडियन नेशनल सॉन्ग क्यों हो गया जबकि ये इंग्लिश मैन के सपोर्ट में गाया गया था? बेटे इससे बढ़िया कोई गान नहीं है। इसी में ऐसा ये गान है, ऐसा गीत है जिसमें पूरा इंडिया, पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व हो रहा है। सो सर ओसम नॉलेज गेन हो रहा है। प्लीज बी कंटिन्यू। थैंक यू सर, रिस्पेक्ट योर टीचिंग। थैंक यू भाई सुवेद, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये बिल्कुल इस टाइप का आपने जो पूछा है। निशांत कुमार जी कह रहे हैं सर जनगण मन सॉन्ग ही नेशनल सॉन्ग क्यों लिया गया या नेशनल एंथम क्यों लिया गया? तो आपको बताएं कि ऐसा सॉन्ग इंडिया में कोई और नहीं है जिसमें कि 52 सेकेंड या 50 सेकेंड के अंतर्गत सारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर दें। इसीलिए यह गीत नेशनल एंथम के रूप में लिया गया है। और अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से जा चुकी है तो यह जन गण मन भारत की जनता को समर्पित है। प्लस इसमें अधिनायक का मतलब सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को माना गया है। चूंकि इंडिया का प्रेसिडेंट इंग्लैंड के किंग या क्वीन की इक्वल अब है, इसलिए इसमें पूरा प्रतिनिधित्व है पूरे इंडिया का। इसलिए 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल एंथम के रूप में लिया गया, क्योंकि इससे बढ़िया सॉन्ग कोई इंडिया में था नहीं और ना अभी तक मिला है। अगर शायद प्रयास करें ढूंढने का तब भी इतना अच्छा नहीं मिल सकता। लोग कॉपी करेंगे बट इतना बढ़िया सॉन्ग नहीं है कि जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। आप देखिए पूरा इंडिया इसमें आ गया। आगे और भी तमाम है, सिंध वगैरह भी था। यानी जब पाकिस्तान बना नहीं था इसमें बाकी पूरा पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था। कुछ शब्द तो हटा दिए गए। तो निशांत ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए 1912 में ये घटना 1912 में रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र सन्याल, सचिन सन्याल, इनके नाम तो आपने सुना ही होगा, क्रांतिकारी प्रवृत्ति के नेता। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर
लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर चांदनी चौक में बम फेंककर फरार हो गए। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर इन दोनों क्रांतिकारी नेताओं ने बम फेंका और ये दोनों फरार हो गए थे। चांदनी चौक से ये गुजर रहा था हाथी पर सवार होकर। क्रांतिकारी नेताओं ने प्लानिंग बनाया कि इस पे बम फेंका जाए और इसकी वायसरॉय की हत्या कर दी जाए। तो बताएं ये पॉइंट क्लियर हुआ? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर बम फेंका गया था। और इसको एक चीज आपको बताना चाहते हैं बेटे, ये इंसिडेंट लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर बम फेंकने वाला इंसिडेंट, ये घटना 23 दिसंबर की है 1912 की। इसी दिन को इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और इस घटना को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं बेटे। इस घटना को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी भी कहा गया है, दिल्ली षड्यंत्र के नाम से फेमस है ये। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र क्या है, तो दिल्ली षड्यंत्र यही है कि लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर बम फेंकने की योजना बनाई, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड को मारने की योजना बनाई। कहां बनाई? दिल्ली में बनाई, क्रांतिकारी नेताओं ने बनाया। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड हाथी पर बैठकर चांदनी चौक के मिडवे से गुजर रहा था। इन्होंने प्लानिंग किया कि इस पर बम फेंककर इसको मार दो, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड बच गया। हाथी का ड्राइवर यानी पीलेवान बुरी तरह घायल हो गया, बाद में वो मर गया। वैसे इसमें ये कहा जाता है कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लगभग 17 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया गया और उनमें से कईयों को आजीवन कारावास, कुछ को फांसी भी दिया गया, क्योंकि लॉर्ड इनको नहीं पकड़ पाए। रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल ये बचकर फरार हो गए, बच गए थे लोग, लेकिन इनको फांसी इस केस में नहीं हुआ था। अगर लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड मर जाता तो आगे का प्रयास, इनको फांसी देने का प्रयास हो सकता था, बट लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड बच गया, छोटी मोटी चोट आई थी इसको। तो ये घटना बहुत बड़ा अंजाम दिया। तो अगर आपसे पूछे राजधानी कब चेंज होके आई, 1912 में राजधानी चेंज होके आई और 23 दिसंबर को इन्होंने ये अंजाम दिया। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड राजधानी चेंज करके लाया तो चांदनी चौक से गुजर रहा था, लेकिन दिल्ली राजधानी आने के बाद आप जानते हैं दिल्ली में राजधानी का कार्यालय कहां बनाया गया था, शायद पता हो, मेटकॉफ हाउस सुने हो दिल्ली में। तो मेटकॉफ हाउस से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का कार्य इंडिया में होता था। दिल्ली में मेटकॉफ हाउस से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना शासन चलाती थी, क्योंकि नई दिल्ली अभी बसा नहीं था। आप जानते हैं नई दिल्ली 1921 से 1931 के बीच में न्यू दिल्ली बसाया गया है। 10 साल में नई दिल्ली बसा है। इससे पहले पुरानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा जहां है, मुखर्जी नगर से चंद कदम दूरी पर है जहां हमारा स्टूडियो है, ये भी लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में मेटकाफ हाउस है और वहीं से शासन चलता था। इसलिए ध्यान रखें, नई दिल्ली इसके बिटवीन में बसा है और नई दिल्ली में तमाम बिल्डिंग्स हैं, इंडिया गेट है, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है जिसको वाइसरॉय हाउस कहा जाता था। राष्ट्रपति भवन में निवास करने वाला पहला वाइसरॉय अगर पूछा जाए लॉर्ड इरविन था 1931 में,
वही रहा था लॉर्ड इरविन। इसके अलावा इंडिया गेट है, कनॉट प्लेस भी है, गोल डाक खाना भी है। तमाम चीजें नई दिल्ली में इसके बिटवीन में बनाई गई हैं। तो इस समय अगर पूछे राजधानी जब चेंज होके आई तो कहाँ कार्य किया जाता था? मेटकॉफ, मेटकॉफ हाउस है, यहीं पर कार्यालय बनाया गया दिल्ली में। तो इस तरह राजधानी चेंज करके लाया। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर बम फेंका गया, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड बच गया और बाद में ये केस भी चलाए गए कई सारे लोगों पर, लेकिन कुछ लोगों को फांसी की सजा, कुछ लोग आजीवन कारावास तमाम हो। चलें देखें, एक पॉइंट आप शायद पता होगा, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, RN टैगोर, विनर ऑफ नोबेल प्राइज, विनर ऑफ नोबेल लिटरेचर प्राइज, नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाले पहले इंडियन हैं। गीतांजलि के लिए इनको मिला है, गीतांजलि बुक के लिए नोबेल पुरस्कार पाए। तो RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ये पहले इंडियन हैं जिनको स्वीडन की गवर्नमेंट के द्वारा नोबेल साहित्य पुरस्कार गीतांजलि बुक के लिए मिला है। लेकिन शायद आप जानते हो कि एक राइटर हैं, अंग्रेज राइटर थे वो, अब नहीं है, मतलब इंग्लिश राइटर, आप शायद पढ़े हों, उनकी किताब बड़ी फेमस है, जंगल बुक, जंगल बुक। इस बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखा है और रुडयार्ड किपलिंग इंडिया में ही पैदा हुए थे और रुडयार्ड किपलिंग इंडिया में ही नॉर्थ ईस्ट में रह रहे थे। रुडयार्ड किपलिंग जिस समय नोबेल प्राइज पाए हैं उस समय इंडिया के सिटीजन थे, इसलिए RN टैगोर से पहले रुडयार्ड किपलिंग को मिला है। बट ध्यान रखें, रुडयार्ड किपलिंग इंडियन नहीं हैं, जबकि RN टैगोर इंडियन सिटीजन हैं। सॉरी, इंडियन सिटीजन तो ही हैं, इंडिया के भी हैं। रुडयार्ड किपलिंग इंडिया में नहीं पैदा हुए थे बेटे, गलत बता दिया मैंने। रुडयार्ड किपलिंग इंग्लैंड में पैदा हुए, इंडिया में आकर यहीं बस गए थे, इंडिया के सिटीजन बने थे, लेकिन ब्रिटिश काल में इंडिया के सिटीजन थे। और जबकि RN टैगोर इंडिया में पैदा हुए, इंडियन सिटीजन थे, इसलिए पहला इंडियन अगर पूछा जाए तो RN टैगोर हैं। बट रुडयार्ड किपलिंग भी यहीं से बिलोंग करते थे, जंगल बुक के लेखक। हाँ ठीक है, शुभेंदु ठीक बता रहे हैं। अमर अमार मथ मठ कोरा है, फर्स्ट सॉन्ग हियर गीतांजलि, ठीक है, पहला सॉन्ग है गीतांजलि में, जो भी है आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ये। सु अमर मथ मथ नोटो कोरे दाऊ हिटुक तोमार, ठीक बेटा। अभी हिंदी, इसको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, क्या मीनिंग होगा इसका? शुभेंदु इसका इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश में मीनिंग बताओ। हाँ, लैंग्वेज बंगाली है। अमार माथा नोतो कोरे दाऊ ही हे तुक तोमार, जो भी है इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा या हिंदी में? शुभेंदु इसका मीनिंग नहीं बताए। अमार मथा नोटो कोरे दाऊ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो या हिंदी में बताओ क्या मीनिंग हुआ।
चलिए ठीक है। तो पहले इंडियन हैं R N टैगोर, जिनको नोबेल साहित्य पुरस्कार गीतांजलि बुक के लिए मिला था। ठीक, थैंक यू। समथिंग लाइक दैट, ओके। लोअर योर हेड इन योर लेग, समथिंग लाइक दैट, ओके, थैंक यू। अच्छा सॉन्ग है, बंगाली में बढ़िया लगता है, बट मीनिंग नहीं आता, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो चलें इससे आगे हम बढ़ाते हैं आपको। वैसे कई इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। पहले इंडियन R N टैगोर लगाइए 1913 में। नोबेल प्राइज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही दिया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है 10 दिसंबर को। इसलिए नहीं दिया जाता है कि 10 दिसंबर को इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस होता है, इसकी वजह से नहीं देते हैं भाई। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। और नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट हुआ था, 1901 में स्टार्ट जब हुआ उस समय केवल 5 फील्ड में दिया जाता था, 5 फील्ड्स में दिया जाता था। छठा फील्ड नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज है। नोबेल इकोनॉमिक्स छठा फील्ड है जिसको बाद में स्टार्ट किया है। शायद आप जानते हैं नोबेल प्राइज का जो अमाउंट आता है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट से अर्जित की गई मनी, जिसको कि स्वर्जिज रिक्स बैंक में रखा गया है, उसके ब्याज से 5 फील्ड में दिया जाता है। छठा फील्ड नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज का अमाउंट स्वर्जिज रिक्स बैंक अपनी तरफ से अमाउंट देता है। इसलिए क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट का, जिससे इस बैंक को इतना मुनाफा होता है कि वो बैंक अपनी तरफ से नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज का अमाउंट खुद देता है। और लगभग 9 करोड़ के आसपास एक फील्ड में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज स्टॉकहोम से दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज ओस्लो की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है बेटे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। और नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे की पार्लियामेंट डिसाइड करती है। बाकी नोबेल प्राइजेस स्वीडन की एकेडमी डिसाइड करती हैं। एकेडमी ऑफ साइंस, एकेडमी ऑफ कॉमर्स, एकेडमी ऑफ आर्ट्स, ये डिसाइड करती हैं। लेकिन नोबेल शांति नॉर्वे की पार्लियामेंट डिसाइड करती है। 4 मेंबर नॉर्वे पार्लियामेंट के होते हैं और 1 मेंबर स्वीडन पार्लियामेंट का होता है। अगर 4 ने आपस में डिसाइड कर लिया 3-1 से, या जो भी है 3-1 से डिसाइड हो गया, ठीक है। अगर 2-2 से कॉमन रह गया तो उसमें स्वीडन की पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है वो अपनी वोट कास्ट करता है। तो 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है नोबेल प्राइज। इंडिया में पाने वाले पहले इंडियन R N टैगोर गीतांजलि के लिए। तो बेहद इंपॉर्टेंट किताब है। आगे बढ़ते हैं। और इसी वर्ष हमने आपको बताया था गदर पार्टी, इसकी स्थापना इस जगह पर हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना, और इसके फाउंडर लाला हरदयाल हैं। बाद में सोहन सिंह भाकना, ये भी आ गए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये भी आ गए थे। बड़ा सपोर्ट मिला। ये लोग इंग्लैंड में थे, इनको ज्वाइन किया। गदर पार्टी इंडिया से बाहर बनाई गई सबसे प्रभावशाली पार्टी है। गदर का मतलब स्ट्रगल, संघर्ष। गदर पार्टी के द्वारा एक मैगजीन भी निकाली जाती थी। गदर पार्टी के द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती थी, नाम होता था गदर। गदर माने स्ट्रगल। और उसमें इंटरव्यू भी छापा जाता था। इंटरव्यू में जैसे मान लीजिए ऐसे प्रश्न पूछ करके उसमें इंटरव्यू छापा जाता था कि नाम क्या है और काम क्या है और वेतन क्या मिलेगा, उसका उत्तर भी देते थे। नाम गदर है, काम गदर करना है, कहाँ पर करना है,
इंडिया में किसके खिलाफ? ब्रिटिशर के खिलाफ। और वेतन क्या मिलेगा? डेथ, मृत्यु। इस तरह से इंटरव्यू छापा करते थे। तो इस तरह से